Hello friends, welcome to my channel Commerce Vadi. Today we are going to continue our chapter 4th of economics, production function, cost, revenue and producers equilibrium. ये चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको दो पार्ट्स में। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसे हम शुरू करते हैं। Cost. The aggregate amount of money spent on factors of production for production of a commodity is known as its cost. जो हमारा पूरा अमाउंट होता है जो किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, हम उसके लिए खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट जो है वो कैसे क्लासीफाई किया गया है। कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होता है? व्हेन कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स it is known as money cost. The aggregate money expenditure incurred by producers for factors of production is called as money cost. Money cost क्या होता है? जो भी हम monetary terms में मनी को यूज़ कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एग्रीगेट मनी है हमारा, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो किसी भी प्रोड्यूसर ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने के लिए यूज़ किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है, उसे हम कहते हैं मनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरी, पावर एंड फ्यूल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे मनी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें एक्सपेंडिचर करते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए रियल कॉस्ट क्या होता है। इट इज़ अ फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट विच रिफर्स टू ऑल दोज एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस अंडरगोन बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। अब देखिए ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है वो सारे एफर्ट्स और जो सारे सेक्रीफाइसेस किए गए हैं उस सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे किसी ने कोई चीज़ें दी या कि कोई अपना दिमाग लगा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, सारे सेक्रीफाइसेस, उनके सारे एफर्ट्स जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल कॉस्ट। अब थर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इन द इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारा चला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप दो जगह पे या आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक जो है वो 1500 की है, एक जो है 1000 की है, तो आप जो है 1000 वाली चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो 1500 वाली कमोडिटी है उसे आप क्या कर रहे हैं? जाने दे रहे हैं। तो जो 1500 वाली कमोडिटी है, वो जो 1500 है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं? फॉरगॉन कर रहे हैं, उसे जाने दे रहे हैं। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आप जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं, पर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आप उसको क्या कर रहे हैं? जाने दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फैक्टर्स आर लिमिटेड बट यूजेस आर अनलिमिटेड। जो फैक्टर्स है वो लिमिटेड होते हैं बट यूजेस जो है उसके वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे प्रोड्यूसर हैज़ टू मेक अ चॉइस टू यूज़ द फैक्टर्स। तो प्रोड्यूसर को चूज़ करना पड़ता है फैक्टर्स को यूज़ करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग अ फैक्टर्स फॉर अनदर इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक फैक्टर को चूज़ करने के लिए जो उसने दूसरे को सेक्रीफाइस किया है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? It refers to all those payments made by a firm directly to outsiders for their goods and services. अब देखिए जो फर्म है वो दूसरों को, आउटसाइडर्स को, थर्ड पर्सन को जो भी पे कर रही है अपने जो भी फॉर एग्जांपल रेंट के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पार्ट्स एंड फ्यूल्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, जो भी सारी चीज़ें, ये सारे चीज़ों के लिए जो पे कर रही है हमारी जो फर्म है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो सेकेंड है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ओन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ये इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई काम करना था, तो मुझे एक जगह चाहिए थी, तो मेरे पास खुद की एक बिल्डिंग थी, तो मेरा वहाँ का जो रेंट है, जो यदि मैं कहीं और लेती तो मैं उसे पे करती, पर जो मेरी यदि खुद की बिल्डिंग है तो उसका जो रेंट रहेगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो मेरे खुद का है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग यूज्ड इन बिजनेस, सैलरी फॉर ओन एफर्ट्स, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है।
अब नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? इन शॉर्ट पीरियड फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखिए शॉर्ट पीरियड में जो कॉस्ट है, सॉरी जो फैक्टर्स हैं वो दो तरीके से क्लासीफाई किए गए, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। तो जो हमारी कॉस्ट है वो भी कैसी क्लासीफाई की गई है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो उन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे लगाई जाती है जिसे हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमको बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, मशीनरीज लगानी है, तो उसके लिए हम शॉर्ट रन में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए। तो यदि शॉर्ट रन में हम उसे चेंज नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड है। तो उस पर जो हमारा खर्चा हुआ है उसे हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर परचेजिंग वेरिएबल इनपुट्स लाइक आर रॉ मटेरियल, लेबर्स एट्सेट्रा। जो हमारे शॉर्ट पीरियड में जो हमने खर्चे किए हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स के लिए, लेबर्स के लिए, हम जो चेंज कर सकते, जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, उसे हम कहते हैं, उन पे जो खर्चा हमने किया उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। अब देखिए हमने टोटल कॉस्ट को, जो हमारे शॉर्ट पीरियड है उसमें टू टाइप्स की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। उसी के आगे है ये टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड। अब देखिए कॉस्ट जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। अब जो शॉर्ट पीरियड में जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब देखिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि किसी भी फर्म ने किया है अपने प्रोडक्शन के लिए, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। जो शॉर्ट रन है उसमें टोटल कॉस्ट जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सेकेंड इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? TFC इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। जो फिक्स्ड फैक्टर में आपने खर्चे किए हैं उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज़ फिक्स्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये सारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपने टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि आपने इनपुट्स, वेरिएबल इनपुट्स में खर्च किया, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स में खर्च किया, उसे आप कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट चेंजेस विथ चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा उसके साथ ही आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा। अब देखिए टोटल कॉस्ट हमारे शॉर्ट पीरियड में ये टू टाइप्स के थे। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो कॉस्ट है हमारी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जैसे हमारा आउटपुट है उसके एक एक प्रोडक्ट के लिए हमें कितना, एक प्रोडक्ट के लिए हमने कितना खर्चा किया है, उसे हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपने किसी भी चीज़ के 10 कमोडिटीज़ बनाई हैं, 10 गुड्स हैं आपके पास, और आपको टोटल खर्चा आया है आपका 50 रुपीज़, ठीक है। और तो यदि आपको ये निकालना है कि आपका एवरेज कॉस्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो आपकी क्या आएगी? 5 रुपीज़। तो आपको पर यूनिट के लिए कितना कॉस्ट आया? 5 रुपीज़। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? जो कि आपने पर यूनिट ऑफ आउटपुट की जो आपकी कॉस्ट है वो क्या कर आएगी? इन शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। एवरेज कॉस्ट थ्री टाइप्स की होती हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो भी हमारे फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं उनके लिए जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको यदि हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या कराएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अभी हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाला था, उसको यदि हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमने फॉर्मूला भी लिखा है, AFC इज इक्वल टू TFC माइनस Q। Q क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब AFC कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्योंकि यदि जब आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज होती है AFC कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो जो AFC हमारा, मतलब हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, वो क्या होता है? डिमिनिश होता है, मतलब डिक्रीज होता है। AFC नेवर बिकम ज़ीरो। AFC पर कभी ज़ीरो नहीं होता। AFC कर्व नेवर टचेस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता, यदि ज़ीरो होगा तभी तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हेन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यदि हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को
क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी फॉर्मूला ABC इज इक्वल्स टू TVC अपॉन Q। इसमें भी Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब थर्ड इज एवरेज टोटल कॉस्ट। अब यदि हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ऐसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अभी हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा, हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। अब देखिए, टोटल कॉस्ट के भी 2 टाइप्स थे और एवरेज कॉस्ट के 3 टाइप्स थे, पर मार्जिनल कॉस्ट के कोई टाइप्स नहीं होते। मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक ही होता है। मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका एडिशनल कॉस्ट लगा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होती नहीं है शॉर्ट रन में, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है जो हमने चेंज होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट है वो क्यों चेंज होती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से। इसलिए यदि हम किसी भी तरीके से निकालेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट वही आएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा चेंज होगा ही नहीं तो उसका तो कुछ मार्जिनल होगा ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो सिर्फ उसी का बस मार्जिनल होगा, जो एडिशनल हमारा चेंज होगा वो आएगा हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक ही टाइप का होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ट्राइंगल TC अपॉन Q, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N-1। N मतलब हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट N मतलब जो एंडिंग वाला हमारा टोटल कॉस्ट है, जो हमारा लास्ट में आंसर आया है, और जो उसके पहले हमारा टोटल कॉस्ट था, उन दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। फर्स्ट इज एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट काय में बेस्ड होती है, टोटल कॉस्ट में। सेकेंड इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज लीड्स एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व को लीड करता है, मतलब वो आगे चलता है। व्हेन MC एंड AC फॉल्स, जब MC और AC फॉल्स होते हैं तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो फास्टर रेट से फॉल होता है। थर्ड इज व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम MC इज इक्वल्स टू AC। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाता है। फोर्थ इज बोथ MC एंड AC कर्व्स आर यू शेप्ड। MC और AC जो दोनों कर्व होते हैं वो यू शेप के होते हैं। देन नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। अब देखिए, हमने शॉर्ट पीरियड में सारे कॉस्ट किस किस टाइप के होते हैं हमने सारे पढ़ लिए। अब लॉन्ग पीरियड में कैसे होते हैं हम ये पढ़ते हैं। Long period is a period in which production can be changed by changing both fixed as well as variable factors. Therefore, all factors become वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। देखिए, अब लॉन्ग पीरियड में आप क्या करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं रह सकता, आप सारे चेंज कर सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। लॉन्ग रन कॉस्ट कैसे होते हैं देखते हैं हम। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट इज लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे होता है, इट इज़ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड ऑन ऑल फैक्टर्स एट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट आया है उस पर हमारा जो भी टोटल कॉस्ट लगा है सारे फैक्टर्स के लिए, ऑल फैक्टर्स के लिए जो हमारा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगा है उसे हम कहेंगे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है TC इज इक्वल्स टू AC इंटू Q, और TC इज इक्वल्स टू MC1 प्लस MC2 प्लस MC3 प्लस सो ऑन प्लस MC एंडिंग तक। अब देखिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मतलब इट इज़ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट जो भी हमारा है, एक हमारा जो भी एंडिंग में आउटपुट आया है, जो भी हमारा रिजल्ट आया है, उसका जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट लगा है उसे हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जो भी हमारा टोटल कॉस्ट आया है उसको यदि हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब देखिए, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब जो भी हमने एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसके लिए जो भी हमने एडिशनल चेंजेस करे होंगे उसमें जो हमारा
जो भी कॉस्ट आया होगा उसे हम कहेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ट्राइंगल टी सी अपॉन ट्राइंगल क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन लॉन्ग रन। अब देखिए इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। फर्स्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स MC इज स्मॉलर देन AC। जब एवरेज कॉस्ट फॉल होती है तो MC जो है वो स्मॉलर होता है AC से। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट है दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड इज व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट राइज होता है तो जब एवरेज कॉस्ट राइज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर रहता है एवरेज कॉस्ट से। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू। द सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर बाय सेलिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। देखिए जो सम ऑफ मनी है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि प्रोड्यूसर रिसीव करता है बाय सेलिंग इट्स सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अपने कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ क्वांटिटीज़ को सेल करके, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू इज इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जो रेवेन्यू होता है वो कॉस्ट और प्रॉफिट का सम होता है। रेवेन्यू कैन बी क्लासिफाइड एज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल रिसिट ऑफ अ फर्म फ्रॉम इट सेल। जो टोटल रिसिट होती है मतलब जो टोटल इनकम होती है किसी भी फर्म को उसकी सेल से, उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। इट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग अप ऑल द मार्जिनल रेवेन्यूज और बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस पर यूनिट। अब देखिए इसे हम कैसे निकालते हैं, सारे मार्जिनल रेवेन्यूज़ को ऐड करके या फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस पर यूनिट विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। हम जितना भी हम प्राइस है पर जो हमारा प्राइस है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट के प्राइस को, जितनी भी हमारी यूनिट सोल्ड हुई हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू P इंटू क्यू। इसमें P क्या है, प्राइस पर यूनिट, और Q जो है वो क्वांटिटी है, और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इट रिफर्स टू द पर यूनिट रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय अ प्रोड्यूसर। इसका मतलब होता है जो पर यूनिट रेवेन्यू जो किसी भी प्रोड्यूसर को मिलता है उसे कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसे कैसे निकालते हैं, जो हम टोटल रेवेन्यू को जब हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते हैं तब हमको मिलता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। हेयर क्यू इज़ क्वांटिटी ऑफ सोल्ड, ठीक है, जितनी भी हमने क्वांटिटी सोल्ड करी है, ठीक है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू कहता है द एडिशनल रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो एडिशनल रेवेन्यू हमको मिलता है एडिशनल यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट को सेल करने से, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। मतलब जो टोटल रेवेन्यू हमको आखिरी में मिला है एंड में, उसे और उसका जो पहले वाला टोटल रेवेन्यू है जो हमको उसके पहले मिला था उससे जब हम माइनस करेंगे तब हमको मिल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर फॉलिंग। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फॉल होते हैं। फिर जब टोटल रेवेन्यू जब कांस्टेंट रहता है तो एवरेज रेवेन्यू फॉल होता है, पर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो ज़ीरो हो जाता है। फिर जब टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो लगता है तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए इनके बीच का सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो दोनों जब फॉल होते हैं तो दोनों एक साथ फॉल होते हैं, पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो फास्टर रेट से फॉल होता है। मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज लीड्स एवरेज रेवेन्यू। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू को लीड करता है, मतलब वो उसके आगे चलता है और एवरेज रेवेन्यू पीछे चलता है। थर्ड इज मार्जिनल रेवेन्यू कैन बिकम्स नेगेटिव बट एवरेज रेवेन्यू नेवर बिकम ज़ीरो नेगेटिव। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव तक जा सकता है, पर जो एवरेज रेवेन्यू है वो ना तो ज़ीरो होता है ना ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हम कुछ करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस के ऊपर भी शॉर्ट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ आप उसे देख के उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। थैंक यू।